हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और यह इस एक्ट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था और यह जो है दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और ये सारे प्रश्न एमसीक्यूज़ के रूप में होंगे और हम सारे प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ और संबंधित जो सेक्शन है उनको कोरिलेट करते हुए सॉल्व करेंगे। और कोशिश रहेगी कि यह जो वीडियो है आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो और इससे आपको सहायता मिले। और दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा के संबंध में जो भी कंटेंट हो वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञप्ति या आदेश की प्रति रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसी जो प्रति है वह समुचित प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन के लिए कब पेश की जाएगी या किस प्रकार से पेश की जाएगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 23 के परंतुक के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार यह जो आज्ञप्ति की प्रति है वह आज्ञप्ति या आदेश के दिवस से 4 महीने के भीतर उसे पेश किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जहां आज्ञप्ति या आदेश अपीलीय है वहां अपने अंतिम होने की तारीख से 4 महीने के भीतर उसे पेश किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से धारा 23 के अनुसार ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, पुनः रजिस्ट्रेशन का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो पंजीकरण अधिनियम की जो धारा 23A है अर्थात 23 क है, इसके अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, दस्तावेज पुनः रजिस्ट्रेशन की मांग कब की जाती है। तो किसी दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन की मांग की जाती है जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित दस्तावेज रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के द्वारा ऐसे व्यक्ति से प्रतिगृहीत या स्वीकृत की जाती है, रजिस्ट्रीकृत कर दी जाती है या उसे पंजीकृत कर दिया जाता है जो कि सम्यक रूपेण सशक्त नहीं है। तो अगर किसी अनऑथराइज्ड जो है व्यक्ति के द्वारा या अनऑथराइज्ड उप रजिस्ट्रार के या रजिस्ट्रार के द्वारा जो है उसे पंजीकृत कर लिया जाता है तो इसके बाद जो है उसको पुनः रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 23A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किए जाने पर जो वे दस्तावेज उपस्थित करने के लिए सक्षम नहीं हैं अगर कर दिया जाता है तो ऐसे दस्तावेज के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अपने को प्रथम बार जानकारी मिलने पर दस्तावेज को पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करेगा। तो वह कहाँ पर या किसके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि अगर किसी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के द्वारा ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए वह रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार सक्षम नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वह जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उस दस्तावेज को पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए उसको पेश कर सकेगा। नेक्स्ट है, दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें है पहला, दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन का दावा वही व्यक्ति करता है जो दस्तावेज के अधीन दावा करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त हो। तो यह कथन सही है। दूसरा है, रजिस्ट्रार को जब इस बात का समाधान हो जाता है कि दस्तावेज को ऐसे व्यक्ति से स्वीकार कर ली गई है जो उसे उपस्थित करने के लिए सशक्त नहीं था तो वह दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह पहले जो पंजीकृत नहीं था। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है कि दस्तावेज को पुनः पंजीकृत कर लिए जाने पर यह माना जाएगा कि वह अनुज्ञात समय के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है या रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया गया है। तो अनुज्ञात समय कितना होता है तो वह निष्पादन की तारीख से 4 महीना होता है। तो इस प्रकार से ये A, B, C ये जो तीनों विकल्प हैं ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, जहां दस्तावेज कई व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समयों पर निष्पादित की जाती है वहां दस्तावेज रजिस्ट्रेशन और पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित की जाएगी। तो वह जो है किसके समक्ष उपस्थित की जाएगी या कब वो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए
उपस्थित की जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार यह है कि प्रत्येक निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज या की गई कोई पारित की गई, ये यहाँ पे पारित की गई कोई आज्ञप्ति या आदेश की प्रति परम आवश्यकता या अपरिहार्य दुर्घटना के कारण निष्पादन की तारीख से 4 महीने के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किए जा सकते हैं। तो अर्थात जो रजिस्ट्रेशन होता है वह निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस तरह की अपरिहार्य दुर्घटना है या कोई परम आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में 4 महीने के बाद भी उसे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जा सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब वह 4 महीने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाता है तो वह स्थिति ऐसी होगी कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के 10 गुने तक, अर्थात 10 गुने से अनधिक जुर्माना दे करके उसे 4 महीने के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जा सकता है। पहला कथन सही है। दूसरा है कि जुर्माने की अदायगी करने पर दस्तावेज के पंजीकरण के लिए तभी स्वीकार किया जाएगा जब दस्तावेज पंजीकरण करने के लिए उपसंजात करने में विलंब जो है वह 4 महीने से अधिक ना हो। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि 4 महीने के अंदर ही उसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाना चाहिए, लेकिन 4 महीने के बाद अगर नहीं किया जाता है तो अगला जो विलंब होगा तो वह विलंब भी 4 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो 4 जो मूल अवधि है प्लस जो विलंब की अवधि है वह अधिकतम 4 होनी चाहिए। और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस की जो रकम है उसका कम से कम या अधिकतम 10 गुना का जो है जुर्माना देकर उसको पुनः रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, परम आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना के कारण कोई दस्तावेज निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित नहीं की जा सकी ही तो दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित की जा सकेगी। तो ऐसी जो दस्तावेज है कब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित की जा सकेगी, तो इसमें जो है पहला विकल्प है कि विहित समय के अवसान होने के 4 महीने के भीतर उसे जो है उपस्थित किया जाना चाहिए। और जो जुर्माना कितना होगा कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसका 10 गुना जुर्माना दिए जाने पर उसको रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान जो है वह धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए विहित समय के अवसान के बाद 4 महीने के भीतर उपस्थित करने पर कितनी रकम की जुर्माने की अदायगी करने पर प्रतिगृहित या स्वीकार करने का रजिस्ट्रार जो है निर्देश दे सकता है। तो यह जो है अभी हमने देखा है कि जो उसका उचित रजिस्ट्रेशन फीस है उसका 10 गुने से अनधिक की जो धनराशि है वह जुर्माने के रूप में दी जाएगी और उसके बाद जो है रजिस्ट्रार उसको रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट, कोई दस्तावेज या की गई कोई आज्ञप्ति या आदेश की प्रति रजिस्ट्रेशन के लिए विहित समय के अवसान के पश्चात परम आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना का अभिकथन करते हुए जो आवेदन है रजिस्ट्रेशन का वह किसके समक्ष किया जाता है। तो ऐसा जो आवेदन है वह उप रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 25 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर विलंब के कारण जो है कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाता है तो वहाँ पर 2 आधार हैं। इन 2 आधारों को ही बचाव के रूप में लिया जा सकता है या वहाँ पर ये 2 आधार दिखाया जाएगा तभी उसे विलंब के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो पहला आधार है परम आवश्यकता और दूसरा आधार है अपरिवर्जनीय दुर्घटना, अर्थात ऐसी दुर्घटना जिसे रोका नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है, पुनः पंजीकरण के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो पुनः पंजीकरण के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 23A के अंतर्गत किया गया है और धारा 24 के अंतर्गत, अर्थात A और B इन दोनों के अंतर्गत दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब से उपस्थित किए जाने पर जुर्माने का संदाय करने पर रजिस्ट्रेशन की बात किस धारा के अंतर्गत कही गई है। तो यह जो है प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत किया गया है और 25 के अंतर्गत जो 2 आधार बताए गए हैं वही दोनों आधार जो है लिए जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज को भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाना चाहिए।
तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत इसे उपस्थित किया जाना चाहिए, तो धारा 26 के तहत इसको जो है भारत के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज को भारत में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ऐसी जो दस्तावेज है प्रस्तुत किए जाना चाहिए, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 26 के अंतर्गत किया गया है और यह विहित समय के 4 महीने के भीतर उसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि विहित समय का अवसान होने पर भारत में पहुंचने के पश्चात 4 माह के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये 2 बातें जो है यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत से बाहर निष्पादित दस्तावेज को विहित समय के पश्चात लेकिन भारत में आने के पश्चात 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वह क्या करेगा, तो वह जो है ऐसी दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिगृहीत अर्थात स्वीकार कर सकेगा। तो पहला विकल्प सही है, इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, इच्छा पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित या निक्षिप्त किया जाता है। तो इच्छा पत्र जिसे विल कहा जाता है या वसीयत, तो इसे रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित या निक्षिप्त किया जाता है। तो किस धारा के तहत, तो यह जो है धारा 27 के तहत इसे निक्षिप्त या उपस्थित किया जाता है। नेक्स्ट, इच्छा पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने समय के भीतर उपस्थित या निक्षिप्त किया जा सकता है, तो इसे जो है किसी भी समय उसे उपस्थित किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 27 को देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी समय जो है किसी विल को अर्थात इच्छा पत्र को या वसीयत को किसी भी समय पंजीकरण के लिए उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मामूली अवस्थाओं में रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन या निक्षेप किया जा सकता है। तो यह जो है किया जा सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 28 के अंतर्गत और 29 के अंतर्गत किया गया है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन है वह उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसे उपस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी निवास गृह में दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन या इच्छा पत्र को निक्षिप्त करने की वांछा करता है। तो ऐसी स्थिति में जो विहित प्राधिकारी है वह क्या करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो विहित प्राधिकारी है ऐसे दस्तावेज या इच्छा पत्र को रजिस्ट्रेशन या निक्षेप के लिए प्रतिगृहीत अर्थात स्वीकार कर सकता है। दूसरों में निक्षेप करने के लिए दस्तावेज या विल को स्वीकार करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो यह जो प्रावधान है यह धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 31 के अंतर्गत प्राइवेट निवास गृहों में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रेशन या निक्षेप का प्रतिग्रहण के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के लिए किस व्यक्ति के द्वारा समुचित रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपस्थित किया जाएगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 32 के अंतर्गत किया गया है। और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वह उसे निष्पादित या उसके अधीन हरास का दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा या आदेश की प्रति की अवस्था में आज्ञप्ति या आदेश के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसी कार्यालय में उपस्थित किया जाएगा। ये कथन सही है। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समनुदेशी के द्वारा भी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपस्थित किया जा सकता है। और तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि समनुदेशिति के ऐसे अभिकर्ता के द्वारा जो कि ये तस्मिन पश्चात वर्णित रीति में निष्पादित और अभिप्रमाणित मुख्तारनामे द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो सभी तीनों व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो दस्तावेज है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन इसमें से कौन सा है, तो पहला है धारा 32 के अंतर्गत उपयुक्त पंजीकरण कार्यालय को किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दस्तावेज पर अपने पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएगा और अपनी अंगुली छापों को भी लगाएगा। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32A के अंतर्गत दिया गया है और इस धारा को 2001 में इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। और दूसरा कथन है, जहां दस्तावेज
अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित हो तो दस्तावेज में उल्लिखित उस संपत्ति के प्रत्येक क्रेता और विक्रेता की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और अंगुली छापों को भी दस्तावेज में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ए और बी ये दोनों कथन सही हैं और इनके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 32 के प्रयोजनों के लिए मुख्तारनामा किस धारा के अंतर्गत अभिज्ञात किया जाता है। तो यह जो है धारा 33 के तहत अभिज्ञात किया जाता है और धारा 33 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि धारा 32 के प्रयोजनों के लिए मान्य किए जाने वाले योग्य मुख्तारनामा। नेक्स्ट है मुख्तारनामा जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है, निष्पादित और अभिप्रमाणित होना चाहिए। तो इसे किसके द्वारा निष्पादित और अभिप्रमाणित होना चाहिए, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 33 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है कि इसे जो है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के द्वारा, दूसरा है इसे मजिस्ट्रेट के द्वारा या पब्लिक नोटरी के द्वारा, अर्थात इनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा भी इसे निष्पादित और प्रमाणित होना चाहिए। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्तारनामे के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है मुख्तारनामे के निष्पादन के समय मूल व्यक्ति भारत में निवास करता है, वहाँ उस जिले के जहाँ वह निवास करता है रजिस्ट्रार द्वारा या उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और अभिप्रमाणित मुख्तारनामा ही अभिज्ञात किया जाएगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा है यदि मूल व्यक्ति भारत के ऐसे स्थान पर निवास करता है जिसमें इस अधिनियम का प्रवर्तन नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित और अभिप्रमाणित मुख्तारनामा ही जो है अभिज्ञात किया जाएगा। तो यह कथन भी सही है। और तीसरा है कि अगर वह जो है मूल व्यक्ति है वो भारत में निवास नहीं करता है तो मुख्तारनामा तभी अनुज्ञात किया जाएगा जबकि वह लेख्य प्रमाणक या न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या भारतीय वाणिज्यिक दूत या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और अभिप्रमाणित किया गया हो। तो इस प्रकार से ये सभी कथन सही हैं और इनके संबंध में जो प्रावधान है धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किसी मुख्तारनामे के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किसी रजिस्ट्रेशन कार्यालय या न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो यह जो है कब जो है ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 33 के अंतर्गत ही दिया गया है। तो यह जो है उसे हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जबकि उन व्यक्तियों से जो शारीरिक दौर्बल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना ऐसे हाजिर होने में असमर्थ हैं, अर्थात वह इतने दुर्बल हैं कि अगर उनको हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है तो उनमें जो है घोर जोखिम होगी या उन्हें असुविधा होगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि जो व्यक्ति किसी न्यायालय की आदेशिका के अधीन जेल में हैं तो उन्हें भी जो है न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तीसरा व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति जिसे न्यायालय में स्वयं उपसंजाति या उपस्थित होने से विधि के द्वारा छूट प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति हैं इन्हें पंजीकरण कार्यालय में या न्यायालय में हाजिर होने से छूट दिया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्पादकों और साक्षियों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपसंजात से छूट प्राप्त है। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ऐसे उपस्थिति से छूट प्राप्त है, तो ये व्यक्ति हैं जो कि शारीरिक दुर्बलता से इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि वह जो है वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं। दूसरा है जिन्हें किसी व्यवहार सिविल या क्रिमिनल कोड के द्वारा जो है उपसंजात से उन्हें छूट प्रदान किया गया है। और तीसरा है कि जिन्हें न्यायालय के आदेश के अधीन जेल में डाला गया है, अर्थात अगर व्यक्ति बहुत अधिक दुर्बल है या वह जेल में है या वह न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है विधि के द्वारा, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होने से बाध्य नहीं किया जा सकता है, उन्हें छूट दी गई है। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों को धारा 38 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है तो ऐसे व्यक्ति की जो रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी है वहाँ पर क्या कर्तव्य होगा। तो ऐसा जो रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी है तो वह जो है स्वयं उस व्यक्ति के घर जाएगा, अगर वह जेल में निरुद्ध है तो जेल जाएगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा। तो ये जो है सभी कार्य वह कर सकेगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कार्यालय में वैयक्तिक उपस्थिति से छूट किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। तो पर्सनल अपीयरेंस से छूट जो है वह धारा 38 के अंतर्गत प्राप्त है।
नेक्स्ट है इच्छा पत्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्राधिकारों को उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति कौन कौन होते हैं। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 40 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें इच्छा पत्रों या विल जिसे कहा जाता है और दत्तक ग्रहण के प्राधिकारों को जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति होता है वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जो उसका निष्पादक होगा वह या कोई अन्य व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति हैं यह हकदार होते हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 40 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है दत्तक ग्रहण के प्राधिकारों को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करने के लिए कौन व्यक्ति हकदार है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 40 के अंतर्गत दिया गया है और इसके तहत जो है दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति है दाता जिसे दत्तककर्ता कहते हैं, उसकी मृत्यु के पश्चात प्राधिकार का पाने वाला व्यक्ति होता है हकदार और दत्तक पुत्र। तो इस प्रकार से ये सभी व्यक्ति हैं वह दत्तक ग्रहण के प्राधिकारों को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित करने को हकदार होते हैं। नेक्स्ट है इच्छा पत्रों और दत्तक ग्रहण का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यह किस रीति से किया जाता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो रजिस्ट्रेशन है वह उस रीति से किया जाएगा जिस रीति से किसी अन्य दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है इच्छा पत्र या दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकार उपस्थित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाता है। तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसमें क्या उसका समाधान होना आवश्यक है। तो उसका समाधान हो जाता है कि इच्छा पत्र का या प्राधिकार यथास्थिति वसीयतकर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा यह है कि वसीयतकर्ता या दाता जो है वह मर गया है, ये भी सही है। और तीसरा है इच्छा पत्र या प्राधिकार को उपस्थित करने वाला व्यक्ति उसे उपस्थित करने के लिए धारा 40 के अधीन हकदार है। तो अगर ये तीनों बातें साबित हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में तो कोई जो अन्य व्यक्ति है वह रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट है इच्छा पत्र और दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो यह किस धारा के अंतर्गत होता है। तो इच्छा पत्रों और दत्तक ग्रहण के रजिस्ट्रेशन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कोई वसीयतकर्ता अपने इच्छा पत्र को या तो स्वयं या सम्यक रूपण प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा रजिस्ट्रार के पास निक्षेप कर सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है धारा 42 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है इच्छा पत्र में किस बात का कथन होगा। तो इच्छा पत्र में जो कथन होगा वह होगा इच्छा पत्र वसीयतकर्ता का नाम उसमें होना चाहिए, वसीयतकर्ता के अभिकर्ता का नाम होना चाहिए, दस्तावेज के स्वरूप वह किस स्वरूप का है इसका वर्णन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं वह किसी इच्छा पत्र या विल या वसीयत में होनी चाहिए और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निक्षिप्त मुद्रा युक्त लिफाफे का प्रत्याहरण कर सकता है। तो यह प्रत्याहरण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार यह जो है स्वयं वसीयतकर्ता के द्वारा या वसीयतकर्ता के अभिकर्ता के द्वारा अर्थात ए और बी इन दोनों के द्वारा ये ऐसे लिफाफे का प्रत्याहरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है जब वसीयतकर्ता मर जाता है तो रजिस्ट्रार कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन जो वसीयत करता है वह मर जाता है तो वैसी स्थिति में जो रजिस्ट्रार है वह अपना समाधान करेगा कि वसीयत मर गया है। दूसरी बात है कि इच्छा पत्र को खोलेगा और उसकी अंतर्वस्तु की नकल जो है संख्या 3 वाली पुस्तक में उसे अंकित करेगा। और तीसरी बात है नकल करने के बाद पुनः जो है मूल इच्छा पत्र को अग्निसह पेटी में निक्षिप्त कर देगा। तो इस प्रकार से ये तीनों बातों का वो अपना समाधान करता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 45 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अधिनियम में इच्छा पत्र के संबंध में अंतर्विष्ट कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। तो ऐसी जो बात है किस पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो पहला है
कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की जो धारा है 259 है ये, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरी है कि प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम की धारा 81 के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और तीसरा है किसी इच्छा पत्र की पेशी आदेश के द्वारा कराने की किसी न्यायालय की शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस प्रकार से इन सारी बातों पर कोई प्रभाव वह नहीं डालेगी और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पंजीकृत दस्तावेज प्रवर्तनशील होती हैं। तो अगर कोई पंजीकृत दस्तावेज है तो वह कब प्रवर्तनशील होगी, तो इसके संबंध में प्रावधान धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रवर्तनशील होती है निष्पादन की तारीख से। नेक्स्ट है जब किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो अगर किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो उसका जो प्रभाव होगा उसके बारे में प्रावधान धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है और उसका प्रभाव यह होगा कि उस दस्तावेज में समाविष्ट किसी अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं करेंगी जो दस्तावेज है। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि दत्तक ग्रहण की कोई शक्ति उसे प्रदत्त नहीं करेगी। तीसरा है कि ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले किसी संव्यवहार या ऐसी शक्ति को प्रदान करने के साक्ष्य के रूप में उसे नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सभी बातें हैं इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन अधिनियम तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम के द्वारा पंजीकृत अपेक्षित दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन न कराने का क्या प्रभाव होगा। तो यह क्या प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि उसका प्रभाव यह होगा कि जो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के प्रयोजनों के लिए भी संविदा का भागिक पालन के साक्ष्य के रूप में उसे लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से A और B ये दोनों जो है कथन सही हैं। नेक्स्ट है जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उसके अपंजीकरण का क्या प्रभाव होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है वह धारा 51 के धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित है नहीं, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है पुस्तक 1 धारा 51 के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अर्थात रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कुछ पुस्तकें होती हैं और कुछ उन पुस्तकों के अंतर्गत जो बातें शामिल होती हैं तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक और संबंधित बातों से सुमेलित नहीं है। तो पहला है पुस्तक 1 के अंतर्गत दस्तावेज स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसीयतीय दस्तावेजों का रजिस्टर है, तो यह सही सुमेलित है। दूसरा है पुस्तक 1 रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए कारणों का अभिलेख, तो यह जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है यह पुस्तक 2 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा है कि इच्छा पत्रों और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्टर पुस्तक 3 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह भी सुमेलित है। और चौथा है पुस्तक 4 जो कि प्रकीर्ण रजिस्टर से संबंधित है, तो यह भी सुमेलित है। और पांचवा है पुस्तक 5 के अंतर्गत इच्छा पत्रों के निक्षेप का रजिस्टर है यह, तो इस प्रकार से ये भी सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से जो केवल बी वाला है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है दस्तावेजों के उपस्थित किए जाने पर पंजीकरण पदाधिकारियों के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ऐसे जो कर्तव्य हैं वह धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है दस्तावेजों के उपस्थित किए जाने पर पंजीकरण पदाधिकारियों के कर्तव्य हैं। तो ऐसे जो कर्तव्यों को जो है धारा 52 के अंतर्गत बताया गया है और इसमें यह बताया गया है कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो पहला है कि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उपस्थित किए जाने की तारीख, समय और स्थान तथा धारा 32A के अंतर्गत लाई गई फोटोग्राफ, अंगुली छापें और उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर, ऐसे में प्रत्येक दस्तावेज पर उसके उपस्थित किए जाने के समय पृष्ठांकन किया जाएगा।
तो ये कथन सही है। दूसरा है कि ऐसे दस्तावेज के लिए पावती पंजीकरण पदाधिकारी उसे उपस्थित करने वाले व्यक्तियों को देगा, तो यह भी सही है। और तीसरी बात है कि रजिस्ट्रेशन के लिए गृहीत अर्थात ग्रहण किए गए या स्वीकार किए गए प्रत्येक दस्तावेज की नकल जो है वो धारा 62 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके लिए समुचित पुस्तक में अपने ग्रहण करने के क्रमानुसार अनावश्यक विलंब के बिना उसे लिखा जाएगा या प्रयुक्त किया जाएगा, तो यह भी सही है। और चौथा है कि ऐसी सभी पुस्तकें समय समय पर अभिप्रमाणित की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं यह सब सही हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति फीस की अदायगी करके पुस्तक संख्या 1 और 2 का निरीक्षण कर सकता है और आवेदन करने ऐसी पुस्तकों की प्रविष्टियों की आवेदन करके ऐसी पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रतियां आवेदन करने वाले व्यक्तियों को दी जाएंगी। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 57 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र किस धारा के तहत दिया जाता है? तो ऐसा जो प्रमाण पत्र है वो धारा 60 के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट है, उप रजिस्ट्रार का अधीक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो धारा 68 के अंतर्गत जो उप रजिस्ट्रार होते हैं उनका अधीक्षण और उन पर नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है वह रजिस्ट्रार को होती है। नेक्स्ट है, पंजीकरण कार्यालय का अधीक्षण करने और नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो ऐसी जो शक्ति है वो धारा 69 के तहत महानिरीक्षक को प्राप्त होती है और महानिरीक्षक जो है वो राज्य सरकार के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार कार्यालयों का अधीक्षण करते हैं और नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो वह धारा 69 के अंतर्गत प्राप्त है। नेक्स्ट है, धारा 25 या 34 के अधीन उद्गृहित किसी जुर्माना और समुचित पंजीकरण फीस की रकम के बीच अंतर का पूर्णतः या भागतः परिहार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऐसी जो शक्ति है वह महानिरीक्षक को प्राप्त है और यह शक्ति जो है धारा 70 के तहत उसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधार पर रजिस्ट्रेशन से इनकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेश की अपील किसके समक्ष होगी? तो ऐसी जो अपील होती है वह रजिस्ट्रार के समक्ष होती है और इसके बारे में प्रावधान धारा 72 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जब रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को दस्तावेज के पंजीकरण करने को निर्दिष्ट करता है तो उप रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज के पंजीकरण करने के लिए कितने दिनों के भीतर उपस्थित कर दिया जाना चाहिए? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 72 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जहाँ की यह उप रजिस्ट्रार है, जहाँ की उप रजिस्ट्रार ने निष्पादन के प्रत्याख्यान के आधार पर पंजीकरण से इनकार किया है वहाँ आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 73 के अंतर्गत किया गया है और इसके अनुसार ऐसा इनकार की स्थिति में जो आवेदन है वह उप रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के आदेश के पश्चात 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि रजिस्ट्रार दस्तावेज का पंजीकरण करने से या धारा 72 या 75 के अधीन दस्तावेज का पंजीकरण करने से इनकार कर देता है तो व्यथित व्यक्ति के द्वारा किसके समक्ष अपील की जाएगी? तो यहाँ पर जो है अपील धारा 76 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसके विरुद्ध जो है कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन तलाशी और प्रतियों के लिए फीस किसके द्वारा नियत की जाएगी? तो ऐसी जो फीस है वह धारा 78 के तहत राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाती है। नेक्स्ट है, दस्तावेजों का अशुद्ध पृष्ठांकन, नकल या अनुवाद या पंजीकरण क्षति पहुंचाने के आशय से अगर किया जाता है तो प्रत्येक पंजीकरण पदाधिकारी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यालय में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति है वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो ऐसा जो व्यक्ति है वह धारा 81 के तहत 7 वर्ष तक का कारावास से या जुर्माने से
या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण करने और दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति वह दंडनीय होगा। तो वह किस दंड से दंडनीय होगा? तो ऐसा जो व्यक्ति है वह उसे जो है दंड दिया जाएगा कि ऐसे कारावास की अवधि जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या 7 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना, या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। और इसके बारे में प्रावधान धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, पंजीकरण अधिनियम के अधीन आने वाले किसी अपराध के लिए अभियोजन जो कि पंजीकरण पदाधिकारी के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय हैसियत में आया है तो अभियोजन प्रारंभ किया जा सकेगा। तो ऐसा जो अभियोजन है वह कैसे प्रारंभ किया जा सकेगा? तो यह इसके बारे में प्रावधान धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है। और रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के द्वारा जिसके ज़िले या उप ज़िले में अपराध किया गया है तो वहाँ पर ही इसका अभियोजन प्रारंभ किया जा सकेगा। और दूसरा है कि महानिरीक्षक या उसकी अनुज्ञा से रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के द्वारा भी जो है ऐसे अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दोनों तरीकों से अभियोजन का प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण करेगा। तो ऐसे अपराध का जो विचारण है वह किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो ऐसा जो अपराध है वह धारा 83 खंड 2 के तहत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अन्यून शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय के द्वारा, या द्वितीय श्रेणी से अन्यून शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी के द्वारा, अर्थात ए और बी इन दोनों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि पंजीकरण पदाधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 84 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि पंजीकरण अधिनियम के अधीन कार्यवाही जो है वह आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। तो यह भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 84 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि यदि पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कोई जानकारी चाहता है तो वह व्यक्ति जानकारी देने के लिए विधितः बाध्य होगा। तो यह भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 84 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो सारे विकल्प हैं वह धारा 84 के अंतर्गत सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है अदावाकृत दस्तावेज नष्ट करने का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो उपबंध है वह धारा 85 के अंतर्गत किया गया है। और इसके अनुसार कि ऐसे जो दस्तावेज हैं जो कि अदावाकृत 2 वर्ष से अधिक के समय से उस पर कोई दावा नहीं किया गया है, अर्थात वह 2 वर्ष से अधिक के समय से अदावाकृत हैं, तो ऐसे जो दस्तावेज हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पंजीकरण कार्यालय में इच्छा पत्र से भिन्न कोई दस्तावेज कितने दिन तक अदावाकृत रहा तो वह नष्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि धारा 85 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई दस्तावेज 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक वह अदावाकृत रहता है तो उसे नष्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई दस्तावेज कौन लिख सकेगा? तो ऐसा जो दस्तावेज है किसके द्वारा लिखा जा सकेगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 89 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार इसे जो है अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा, निष्पादक या उसके अभिकर्ता के द्वारा, निष्पादक द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अर्थात प्लीडर के द्वारा, अधिवक्ता के प्लीडर का मुंशी के द्वारा, तो इस प्रकार से इन सभी व्यक्तियों के द्वारा ऐसे दस्तावेज को लिखा जा सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस अधिनियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में बनाए जा सकते थे हमने सभी को देखा है, सॉल्व किया है। और कोशिश यही रही है कि सारे प्रश्नों को उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ हम आपके समक्ष जो है उसको रखें। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।